दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हो रही है, जबकि बाजार में तूफानी तेजी है। तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों आज गिरावट हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आते हैं ब्रोकरेज हाउस के, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इरडा जिसने एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया बहुत कम समय में आईपीओ आने के बाद, क्या स्टॉक आने वाले समय वैसा ही रिटर्न देगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कंपनी की तरफ से, क्या है वो जानकारी, उसको साझा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोनों ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इरडा जो एक एनबीएफसी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को पावर फाइनेंस कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और दूसरी तरफ एनएचपीसी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। क्या ये दोनों मल्टीबैगर बनने की ताकत रखते हैं? ये दोनों पीएसयू स्टॉक है, सरकारी कंपनियां जो आने वाले समय तूफान मचा सकती है। इन सारे संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है। इरडा की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो आज काफ़ी शानदार हुई, 183 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी फ्राइडे की 176 के आसपास, लेकिन एक ऊपर की तरफ जाने के बाद एक यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ रहा था और ऐसे में इसने 170 का इंट्राडे में लो बनाया। इस समय 173 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.45% की गिरावट है। तो बाजार का सपोर्ट है, वरना यहाँ पे गिरावट बड़ी हो सकती है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त और मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है। आप ये देख ही सकते हो, 1 अप्रैल को स्टॉक 142 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 2 अप्रैल को स्टॉक 149 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे फिर से 5% का अपर सर्किट लगा। 3 अप्रैल को स्टॉक आ गया 157 के आसपास, जिसमें तीसरी बार फिर से अपर सर्किट लगा 5% का। 4 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 158 के आसपास थी, जहाँ पे 0.7% की मामूली सी तेजी बनी। लेकिन 5 अप्रैल को जैसे कि सर्किट लिमिट को हटा दिया गया, 5% से सीधी सर्किट लिमिट 20% कर दी गई, तो स्टॉक को भी दौड़ने का मौका मिला। स्टॉक में 11.4% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक पहुँच गया 176 के आसपास। तो ये आप देख ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो तेज़ी बनी है वो करीब 28-30% के आसपास की थी। तो ये बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल लाजमी है और वही हो रहा है। आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अब आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो अपना आईपीओ लाया था, उस आईपीओ में ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। 29 नवंबर को इसका जो लो लेवल बना था वो 49 के आसपास था और वहाँ से 253% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। तो यहाँ पे 29 नवंबर के हिसाब से जो 253% का जो रिटर्न मिला है स्टॉक ने, तो 29 नवंबर को जब किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका जो इन्वेस्टमेंट इस समय 3.53 लाख रुपये तक पहुँच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया और 1 महीने में ही 24.44% का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इरडा को लेकर। रेलिगर ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट रवि सिंह ने कहा है कि दैनिक चार्ट पैटर्न में स्टॉक मजबूत दिख रहा है और निकट अवधि में इसका जो 185 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 170 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। दूसरी तरफ प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी इसमें खरीदारी की सलाह है और उनका कहना है कि शेयर 215 की हाई प्राइस से नीचे है और आने वाले समय 188 का स्तर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि फिर से 215 को पार कर जाए। सपोर्ट प्राइस 155 के आसपास है, उसको एक तरह से स्टॉप लॉस समझ के इसमें खरीदारी करनी चाहिए आपको। अब सबसे जो बड़ी बात है कि Q4 आने वाला है और Q4 बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। पिछला Q3 भी बहुत ही शानदार था। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दिसंबर में 67% बढ़कर 335.54 करोड़ तक पहुँच गया था और कंपनी का रिवेन्यू में 44.21% की शानदार वृद्धि हुई थी, जो 1253 करोड़ तक पहुंच गया था। तो पिछली तिमाही में देख सकते हो कि यह 868.98 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया था Q3 में भी। और हाल में एक इरडा ने 37,887.69 करोड़ रुपये के लोन के जो प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आने वाले समय कंपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड रेज करेगी
और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले समय कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सरकार ने 1 अप्रैल से सोलर पावर के लिए रूल्स में बदलाव कर दिया है। अब यहाँ पे कंपनी ने देखा है कि सोलर पॉलिसी में जो नए साल से जो शुरुआत की है, उसमें जो सोलर मॉड्यूल है उसके इंपोर्ट पे अब पाबंदी लगा दी गई, यानी सोलर मॉड्यूल आयात नहीं किए जा सकते। 1 अप्रैल 2024 से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो सरकार ने इसके बाद जो जानकारी दी है कि सरकार द्वारा सोलर मॉड्यूल के आयात पर 1 अप्रैल से पाबंदियां लगाई जाएगी। इसका उद्देश्य घरेलू सोलर मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देना है, यानी इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत सोलर मॉड्यूल बनाया जाए, और इसके लिए सोलर इंपोर्ट करने पे सरकार ने बैन लगा दिया 1 अप्रैल से। सबसे पहले 2021 में सोलर मॉड्यूल के आयात पर बैन लगाया गया था, और अब फिर से इसमें बैन लगा दिया गया है। और 2021 में लगाई पाबंदियों को बाद में सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर को कहा गया था कि वे नॉन टैरिफ बैरियर की अप्रूव लिस्ट में शामिल एंटिटी से ही सोलर मॉड्यूल की खरीदारी करें। बाद में सरकार ने इसमें छूट दी थी। साल 2023-24 के लिए मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर अप्रूवल लिस्ट MLM के बाहर से भी सोलर मॉड्यूल खरीदने की छूट 31 मार्च 2024 के पहले कमीशन के प्रोजेक्ट पर मिली थी, लेकिन अब यहाँ पे इस छूट को समाप्त किया है और फिर से पाबंदियां लग रही है। सरकार का मानना है कि सोलर मॉड्यूल के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को सपोर्ट की जरूरत है। इससे पहले 20 फरवरी में कहा था कि 1 अप्रैल से ML की पाबंदियां पूरी लागू हो जाएगी। ओपन एक्सेस कैप्टिव कंजम्पशन प्रोजेक्ट को छूट में मिलेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन शुरू होगा और इंडिया के जो घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरर है उनको फ़ायदा होगा। तो फिलहाल आंकड़ों के मुताबिक भारत की जो कुल सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 64.5 गीगावाट के आसपास है। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए अब काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये NBFC के लिए भी रोल बढ़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो हमारे जो घरेलू जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है वो तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे सोलर मॉड्यूल में। अब चलते हैं NHPC लिमिटेड की तरफ। तो 92.85 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.17% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये स्टॉक भी दबाव में दिखाई दे रहा है और देख सकते हो कि बाजार में अच्छे खासा वातावरण है, उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ये भी स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। 1 अप्रैल को स्टॉक 90.50 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% की तेज़ी बनी। 2 अप्रैल को स्टॉक 92.20 के आसपास आए, जहाँ पे 1.9% की फिर से तेज़ी बनी। 3 अप्रैल को स्टॉक 93.20 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.1% की तेज़ी देखने को मिली। 4 अप्रैल को देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 94.70 के आसपास रही, जहाँ पे 1.6% की तेज़ी बनी। और 5 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 93.95 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। और आज ये दूसरा दिन है जब फिर से स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। अभी 100 को टच करने के पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक बार 100 को क्रॉस कर गया तो एक शानदार तेज़ी बन सकती है। वैसे स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले 1 साल में, और आप देख सकते हो कि करीब 130% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले सिर्फ 6 महीनों की बात करें तो 75% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 3 महीनों में 29% की तेज़ी बन चुकी है। तो ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन इसका अच्छा है। आने वाले समय ये शानदार प्रदर्शन कर सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए जो डीमेट में जो शेयर है या फिजिकल शेयर है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को सौंपी है। इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है कि शेयर ट्रांसफ़र एजेंट बने हैं उनके अलंकित असाइनमेंट, जो यहाँ पे सेबी के रूल्स के तहत उनके शेयरों की देखभाल करेंगे। तो देख सकते हो कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में सारे शेयर इनको ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इनके पास शेयर रहेंगे। इसकी जानकारी आ चुकी है। एक बड़ी गुड न्यूज और भी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की कैपेसिटी आने वाले समय काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हो सकती है। जो पूर्वानुमान लगाया गया है कि फाइनेंशियल 2031-32 तक जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 67 गीगावाट तक पहुंच सकती है, जो इस समय 42 गीगावाट के आसपास है, यानी कि ज़बरदस्त वृद्धि की संभावना बन रही है। तो ये बहुत अच्छा मौका है NBFC जैसे शेयर में दाव लगाने का। वैसे यहाँ पे Q3 की बात करें तो FII ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग कुछ डिक्रीज़ की थी। 7.59% की होल्डिंग थी, उसको घटा के 7.38% किया। नंबर ऑफ FII भी कुछ कम हुए, 334 थे वो घट के 327 हुए। लेकिन हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े फंड हाउस है उन्होंने ज़बरदस्त भरोसा किया। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, 8.17% कर लिया, जो पहले 7.42% थी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले 20 म्यूचुअल फंड थे जो बढ़ के 25 हो चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी बढ़ी है। आप देख सकते हो कि 22.05% की होल्डिंग थी Q2 में, जो Q3 में बढ़ के 22.33% तक आ चुकी है। तो कुल मिला के इंडिया के निवेशक भरोसा कर रहे हैं और आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है।
ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए दोनों ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों में दाव लगने का अच्छा मौका है। खरीदारी करें, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।